जय हिंद दोस्तों, स्वागत है स्मार्ट स्टडी 2.0 पर। तो दोस्तों, ये 10वीं कक्षा भूगोल का पहला चैप्टर संसाधन का VVI ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जिसमें आप लोगों को 50 प्लस ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। तो आप लोग बहुत ही ध्यान से ये देखिए, आप लोगों को देखते हुए ही याद हो जाएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, संसाधन क्या है? संसाधन क्या होता है? सभी जीव जंतु, वस्तुएं एवं पदार्थ संसाधन होता है। तो एक का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, संसाधनों के मूल्य अभिव्यक्ति के किस प्रकार से किया जाता है? देखिए, संसाधनों का जो मूल्य अभिव्यक्ति है उसको किस प्रकार से किया जाता है? मूल्य, तो मूल्य जो किया जाता है, ये जंगल की लकड़ी से फर्नीचर बनाना। देखिए, जंगल की लकड़ी को फर्नीचर बना दिए, मूल्य बढ़ गया है। जंगल की लकड़ी पहले उतना कीमती नहीं था, लेकिन जैसे फर्नीचर बना दिए कि दाम बढ़ गया, तो इसका मूल्य बढ़ गया। तो संसाधनों के मूल्य अभिव्यक्ति के किस प्रकार से किया जाता? तो जंगल की लकड़ी से फर्नीचर बनाना, इसमें ये होगा। तो ऑप्शन ए सही है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 3 नंबर। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, नवीकरणीय संसाधन की पुनः प्राप्ति कैसे संभव है? तो नवीकरणीय की पुनः प्राप्ति कैसे संभव होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक प्रक्रियाओं से। नवीकरणीय संसाधन जो है अपने आप पूर्ति हो जाता है। नवीकरणीय संसाधन की, जैसे सूर्य का सौर प्रकाश हो जाता है, सौर प्रकाश अपने आप मिल जाता है, जल हो गया, ये सब की प्राप्ति अपने आप हो जाता है। ठीक है, तो प्राकृतिक प्रक्रियाओं से हो जाएगा 3 का उत्तर। बढ़ते हैं चौथा। देखिए, चौथा है, समुद्र तट से। चौथा क्वेश्चन है, समुद्र तट से कितनी दूरी तक क्षेत्र को राष्ट्रीय संपत्ति माना जाता है? 19.2 किलोमीटर क्षेत्र तक को राष्ट्रीय संपत्ति माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 5वां। तो 5वां क्वेश्चन है, अफ्रीका के कौन से देश में सोना पाया जाता है? तो गयाना। अफ्रीका के गयाना देश में सोना पाया जाता है। अफ्रीका एक महादेश है, अफ्रीका महादेश में एक देश है गयाना, इस देश में सोना पाया जाता है। ठीक है, धावा नहीं करना है, सोना पाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते 5वां, वो छठा। देखिए, 6 नंबर का क्वेश्चन है, थोरियम किस प्रकार का संसाधन का उदाहरण? थोरियम जो है किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण? तो देखिए, थोरियम एक खनिज होता है, और ये खनिज कोई भी खनिज हो खत्म होने वाला होता है, जो खत्म हो जाए अनवीकरणीय। तो थोरियम अनवीकरणीय संसाधन होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, 7 नंबर। तो 7, संसाधन निर्माण के लिए क्या आवश्यक होता है? तो तकनीक चाहिए, टेक्नोलॉजी, आवश्यकता, ज्ञान और इनमें से सभी। तो इसका उत्तर इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, 8 नंबर। देखिए, प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण क्यों जरूरी है? प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण क्यों जरूरी होता है? क्योंकि इसका भंडार सीमित होता है। प्राकृतिक संसाधन का जो भंडार है यह सीमित होता है, यानी कि ख़त्म होने वाला है ना, इसीलिए इसका संरक्षण जरूरी है, यानी कि बचा के रखना जरूरी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसाधनों को किस आधार पर 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है? विकास एवं उपयोग के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। चलिए आगे, 10, भूमि और जल किस प्रकार के संसाधन है? भूमि और जल किस प्रकार का है? ये प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नवीकरणीय संसाधन में कौन सा शामिल है? इनमें से कौन नवीकरणीय संसाधन है? नवीकरणीय उसको बोलते हैं जो कभी ख़त्म नहीं हो। तो यहाँ देखिए, सौर ऊर्जा ख़त्म नहीं होगा, तो नवीकरणीय हमेशा नया रहता है। चलिए आगे देखते हैं, 12, समुद्री जल से कौन सा संसाधन प्राप्त होता है? देखिए, समुद्र से कौन सा प्राप्त होता है? नमक। नमक समुद्र से मिलती है, तो नमक हो जाएगा। अगला है, कोयला और लोहा किस प्रकार का संसाधन? देखिए, ख़त्म होने वाला संसाधन है, तो अनवीकरणीय। जो ख़त्म होने वाला संसाधन होता है वो अनवीकरणीय होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, प्राकृतिक संसाधनों की असमानता का कारण क्या है? तो प्राकृतिक संसाधनों की असमानता का कारण क्या है? भूमि की बनावट। भूमि की बनावट, जहाँ कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, इसलिए अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग संसाधन पाया जाता है। तो प्राकृतिक संसाधनों की असमानता का कारण है भूमि की बनावट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, 15, किस संसाधन का पुनः प्राप्त होना मुश्किल है? इनमें से कौन सा संसाधन की पुनः प्राप्ति होना मुश्किल होता है? कोयला। देखिए, सौर ऊर्जा मिल जाता है, जल भी मिल जाता है, पवन ऊर्जा
ये भी मिल जाता है, लेकिन कोयला जल्दी नहीं मिलेगा, लाखों वर्ष इंतज़ार करना पड़ेगा। चलिए 16, संसाधन के मूल्य की अभिव्यक्ति कितने प्रकार से की जा सकती है? ये 4 प्रकार से की जा सकती है। संसाधन के मूल्य की अभिव्यक्ति 4 प्रकार से की जा सकती है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। अगला क्वेश्चन है, मानव संसाधन किस प्रकार का संसाधन है? तो मानव संसाधन किस प्रकार का संसाधन है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। देखिए मानव संसाधन, देखिए मानव संसाधन जो ये एक प्राकृतिक संसाधन ही होता है। देखिए मानव संसाधन को मानवकृत तो नहीं होगा, मानव संसाधन को मानव नहीं बनाया, तो मानव संसाधन मानव ये प्राकृतिक संसाधन होता है। ठीक है, अगला देखते हैं 18 नंबर, विकास और उपयोग के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 19, प्राकृतिक संसाधनों के वितरण में असमानता का कारण क्या है? देखिए ये क्वेश्चन अभी तुरंत देखे थे ऊपर में, ऑप्शन नंबर डी, भूगोल और जलवायु के कारण। ठीक है, वहाँ पे भूमि की बनावट था, यहाँ पे भूगोल और भूगोल का मतलब होता है पृथ्वी। ठीक है, चलिए 19-20 देखते हैं, थोरियम किस राज्य में पाया जाता है? भारत में थोरियम केरल में पाया जाता है। ठीक है, थोरियम किस राज्य में पाया जाता है? केरल। चलिए अगला देखते हैं 21, केरल में पाए जाने वाला थोरियम किस प्रकार का संसाधन है? देखिए अगर सिर्फ थोरियम पूछे तो थोरियम होता है अनवीकरणीय, क्योंकि ख़त्म होने वाला है। तो जो केरल में पाए जाने वाला थोरियम है ये आपको है संभाव्य संसाधन। कौन सा संसाधन है? संभाव्य, क्योंकि केरल में भी पूरी तरीके से आया नहीं है। यहाँ पे है, तो जो केरल में पाए जाने वाला थोरियम है ये संभाव्य है। अगर डायरेक्ट सिर्फ थोरियम पूछेगा तो अनवीकरणीय, केरल का थोरियम संभाव्य है, संभावना वहाँ मिलने का। ठीक है, मिला नहीं अभी पूरे तरीके से। उसके बाद राजस्थान में पाया जाने वाला तांबा किस प्रकार का संसाधन है? तो जो राजस्थान में तांबा पाया जाता है ये प्राकृतिक संसाधन है, ऑप्शन के हिसाब से प्राकृतिक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 23। देखिए 23 में है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है? प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है? तो ये जरूरी है कि इसका भंडार अनिश्चित है, इसका भंडार सीमित है। ठीक है, इसका भंडार निश्चित होना चाहिए यहाँ। ठीक ना, इसीलिए इसका संरक्षण जरूरी होता है। चलिए आगे देखते हैं 24, संसाधनों को कितने आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है? संसाधन को कितने आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं? तो 2 आधार पे। कितने? 2 आधार पे। चलिए आगे देखते हैं, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो देखिए कोयला ख़त्म होने वाला है तो अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला, प्राकृतिक संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2। चलिए देखिए सिर्फ प्राकृतिक संसाधन का प्रकार पूछे तो नवीकरणीय अनवीकरणीय ही लगाना है, आधार जरूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन 2 ही प्रकार का होगा। 27 देखिए, क्या समुद्र में पाए जाने वाला जल जीव संसाधन है? तो हाँ, समुद्र में पाए जाने वाला जल जीव भी संसाधन ही होता है। चलिए आगे देखते हैं, प्राकृतिक संसाधनों के 2 मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय, ये प्राकृतिक संसाधन के 2 मुख्य वर्ग हैं। ठीक है, आगे देखिए, संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है? संसाधन को हम लोग को बचा के क्यों रखना चाहिए? अगले पीढ़ियों के लिए, ताकि आने वाले पीढ़ी भी उपयोग कर सकें। चलिए 30, मृदा संसाधन किस प्रकार का संसाधन है? तो देखिए मिट्टी ख़त्म नहीं होगा तो नवीकरणीय संसाधन है। आगे देखते हैं, प्राकृतिक संसाधन का कौन सा प्रकार सौर ऊर्जा? देखिए सौर ऊर्जा जो है पीछे, सौर ऊर्जा ये नवीकरणीय, क्योंकि सौर ऊर्जा ख़त्म नहीं होने वाला तो सौर ऊर्जा नवीकरणीय है। उसके बाद समुद्र तट के कितने किलोमीटर तक के क्षेत्र पर देश का अधिकार होता है? 200 किलोमीटर क्षेत्र तक जो है ना किसी भी देश का अधिकार होता है, सभी देश का। उसके बाद देखिए, समुद्र से प्राप्त होने वाले कौन से प्राकृतिक, समुद्र से हमें क्या प्राप्त होता है? देखिए नमक और मोती समुद्र से प्राप्त होता है। 34 देखिए, किसी संसाधन के लिए जो तकनीक की आवश्यकता होती है वह किस प्रकार के संसाधन है? तो तकनीक किस में जरूरी होता है? मानवकृत में। मानव जब भी कोई संसाधन बनाता है तो उसमें तकनीक चाहिए, टेक्नोलॉजी, तो मानवकृत के लिए है।
देखिए संसाधन निर्माण के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? संसाधन निर्माण के लिए ये सभी होगा, इनमें से सभी। शिक्षा भी चाहिए, धन भी चाहिए और तकनीक भी चाहिए। इन सभी के सहयोग से ही संसाधन बनता है। तो ये अगला है, क्योटो सम्मेलन किस देश में हुआ था? तो क्योटो है जापान में हुआ था। जापान में 1997 ईस्वी में क्योटो सम्मेलन हुआ था। ठीक है, क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? 1997 में। ये पर्यावरण को बचाने के लिए, यानी कि विश्व में जो तापमान बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो तापमान बढ़ रहा है, उससे बचने के लिए ये सम्मेलन हुआ था, जिसमें सबसे ज़्यादा उत्तरदायी गैस CO2 को माना गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए है ना, ग्लोबल वार्मिंग, इसको हिंदी में बोलते हैं वैश्विक तापन। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है? तो CO2 सबसे ज़्यादा उत्तरदायी गैस है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो ये प्रसिद्ध भूगोलविद है जिम्मरमैन। जिम्मरमैन ने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, चिपको आंदोलन किसने चलाया? चिपको आंदोलन किसने चलाया? देखिए ये पेड़ पौधा से संबंधित है। ठीक है, जिसमें पेड़ पौधा को कटने से बचाने के लिए महिला और इस आंदोलन के नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। इसका साथ दिया था महिलाओं ने। पेड़ को कटने से बचाने के लिए महिला और पुरुष भी पेड़ से चिपक जाते थे। ठीक है, तो चिपको आंदोलन किसने चलाया? सुंदरलाल बहुगुणा। चलिए आगे देखते हैं, नर्मदा बचाओ अभियान किसने चलाया? नर्मदा बचाओ अभियान ये मेधा पाटेकर चलाया था। नर्मदा बचाओ अभियान जल से संबंधित है। ठीक है, जल, नर्मदा नदी गुजरात में ना, नर्मदा नदी, इसी नर्मदा नदी पर एक बांध भी है, सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी। चलिए आगे देखते हैं, नर्मदा बचाओ अभियान किससे संबंधित है? देखिए नर्मदा नदी है ना, तो नर्मदा जल से संबंधित है। अगला देखिए, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन से। चिपको आंदोलन वन से संबंधित है। अगला देखिए, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में 1992 में। देखिए पृथ्वी सम्मेलन जो है 5 साल के अंतराल पे होता था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 रियो डी जेनेरो। देश पूछेगा तो ब्राज़ील में। रियो डी जेनेरो कहाँ पे है? ब्राज़ील। ठीक, और द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ था। 5 साल जोड़ दीजिए, 1997 में। 1997 में न्यूयॉर्क अमेरिका। और तीसरा पृथ्वी सम्मेलन 2002 को जोहान्सबर्ग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था ये न्यूयॉर्क में हुआ था 1997 में। ठीक है, अब देखते हैं तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जोहान्सबर्ग 2002 को। ठीक है, अब देखिए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। देखिए दोस्तों 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। और इसमें कितने देशों ने भाग लिया, कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो इसमें लगभग प्रतिनिधि भाग लिया था 178। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो 178। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 को हुआ था और 178 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। चलिए अब देखते हैं दूसरा पृथ्वी सम्मेलन। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997 में हुआ था। कब हुआ था? 1997 में। कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में। और देखिए द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन इसको +5 सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। +5 सम्मेलन, क्योंकि 5 साल के बाद हुआ था ना। रियो +5, 1992 के 5 +5 सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 को हुआ था, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक है, और इसमें 2000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, 2000। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन जैव संसाधन है? देखिए जैव जो जीवन से संबंधित होता है, तो ये वनस्पति जैव है, बाकी ये सब अजैव है। जैव में देखना हमको सजीव। ठीक है, चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित कौन अजैव है? अजैव का मतलब निर्जीव। निर्जीव देखिए ओ तरीकी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कौन अजैव संसाधन, ओ ठीक तो है, कौन अजैव संसाधन है? तो खनिज। खनिज अजैव संसाधन है। ठीक, देखिए ये जैव है, जीवित है, सजीव है, ये भी सजीव है, तो ये है अजैव संसाधन। चलिए आगे देखते हैं, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के उत्पादन की
विशाल संभावना। तो देखिए सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की उत्पादन की विशाल संभावना राजस्थान में है। ठीक है। उसके बाद अगला देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। हर साल 5 जून को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। उसके बाद देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई? तो 1972 से। विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग कब से मनाते हैं? 1972 से। ठीक है। 1972 में घोषणा हुई थी और 1973 में मना लिए थे हम लोग पहला। ठीक है। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था स्टॉकहोम। पर्यावरण संरक्षण के लिए पहला विश्व शिखर सम्मेलन स्टॉकहोम में हुआ था 1972 को। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो 1972 को हुआ था। आगे देखते हैं, मशीन द्वारा उत्पादन के घोर विरोधी कौन थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी देखिए कभी भी मशीन के द्वारा बने हुए सामान का उपयोग नहीं करते थे। अपना कपड़ा भी खुद से सी के पहनते थे। तो मशीन द्वारा उत्पादन के घोर विरोधी कौन थे? तो महात्मा गांधी। उसके बाद आगे देखते हैं, स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है? तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक सुमशेर होगा। यहाँ पे हर्षुकार भी होगा, सुमशेर। स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक सुमशेर जी हैं। चलिए आगे देखते हैं, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? संसाधन के अनियोजित विदोहन से। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध संसाधन के अनियोजित विदोहन से है। तो दोस्तों यही तक था। आप लोग इतना ऑब्जेक्टिव देखिए पहला चैप्टर का। इसके बाद दूसरा चैप्टर का बहुत ही जल्द आएगा। तब तक आप लोग इतना देखिए। एक बार से अगर याद नहीं होता 2 बार देखिए और लिख के भी याद कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। धन्यवाद।